डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, आज 28 जून है और आज आप सभी जैक बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोगों को हमारे वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, वो लोग उसको आप लोगों ने भर भर कर प्यार दिया है। तो चलिए, आप सबों का जो 5 जुलाई को है एग्ज़ाम साइंस का, ठीक है। 5 जुलाई को साइंस का एग्ज़ाम है और अभी से आपके पास मात्र से 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। तो 3 से 4 दिन में आपको एक बहुत बेहतरीन तैयारी करना और 40 में से 40 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो हमारा जो इनोवेशन है वो ये है कि साइंस का जितना भी चैप्टर है, जो 6 चैप्टर दिया गया है साइंस की तरफ से, वो साइंस जो सिलेबस है साइंस में 6 चैप्टर, उस 6 चैप्टर का पूरा कंप्लीट में डीपली आपको नोट्स दिया जाएगा, प्लस मॉडल सेट 1, 2 और 3 इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। और उसके बाद इस जो जितने भी ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सभी को मैं डिस्कस करूँगा और सभी को मैं सॉल्व कराऊँगा एक-एक करके। तो न्यूमेरिकल्स भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है और प्लस अंत में मैं एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, महातांडव जिसको बोलते हैं। तो आई होप आप सभी का एकदम तैयारी जो होगा ज़बरदस्त होगा, ठीक है। तो जो भी चैप्टर दिया गया है सभी का जो पूरा कंप्लीट में डीपली नोट्स दिया जाएगा और एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। हमारे जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, तो उसने कहा कि सोशल साइंस का जो मैंने नोट्स दिया है उनको, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्प होगा और आप लोग इसी तरह से मेरे नोट्स पर रिलाई करें। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बाहर जाने वाला है। एक बार नोट्स को आप रिलाई कर कर देखें नोट्स में, ठीक है। तो आज का जो हमने चैप्टर पिक किया है वो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14, ठीक है। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, क्लास 9 जैक बोर्ड टर्म 2 क्लास 9th। और चैप्टर नंबर 14 है साइंस का प्राकृतिक संपदा और इसको हम लोग पूरा डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह से जितने भी चैप्टर है सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाइल करके आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स है सभी को आप सबों के सामने दिखाया जाएगा। और जो सेट 1 है, सेट 1, 2 और 3 को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करूँगा मैं, ताकि आप सबों को कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। तो हमारे वायुमंडल में आंसर होगा कि हमारे वायुमंडल में लगभग सभी प्रकार की गैसें जैसे CO2, O2, N2 और SO2 आदि मौजूद है, परंतु शुक्र तथा मंगल ग्रह पर वायुमंडल में 95 से 97% तक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसलिए जो शुक्र और मंगल ग्रह के से है यहाँ पर अंतर पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी पर है लगभग मोस्ट ऑफ द सभी प्रकार के यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं, जबकि मंगल और शुक्र में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ CO2 पाया जाता है, जहाँ पर जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल एक कार्बन का कंबल की तरह कार्य कैसे करता है, ठीक है। वायुमंडल जो है एक कंबल की तरह कार्य कैसे करता है। तो आंसर होगा कि वायुमंडल निम्न तरीके से कंबल की तरह कार्य करता है। जैसे यह औसत ताप को नियत बनाए रखता है। वायुमंडल जो है वो औसत ताप को जो है वो नियत बनाए रखता है, ठीक है। टेम्परेचर को ना तो घटने देता है ना तो बढ़ने देता है। उसके बाद दिन के समय अचानक ताप में बढ़ोतरी को रोकता है। एक्चुअली क्या होता है कि दिन में सन जो है, सन तो उग रहा है, सन उगता है तो उससे आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है, लेकिन वायुमंडल जो है वो सन को जैसे पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, आदि आदि जो रिफ्लेक्टेड किरणें हैं उनको आने से रोकता है पृथ्वी तक, जिससे कि अचानक ताप जो है एकदम नहीं बढ़ता है। उसके बाद रात के समय या बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा के पलायन को रोक लेता है, ठीक है। रात के समय जब बाहरी पलायन होता है ऊष्मा का, उसमें बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा के पलायन को रोक लेता है। चौथा होगा कि वायु जो है, वायु ताप का कुचालक होता है। वायु ताप का कुचालक होता है, अर्थात दिन के समय वायुमंडल होने के कारण सूर्य से आने वाला तापमान का कुछ ही भाग पृथ्वी तक आ पाता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोक लेता है, ठीक है। क्या करता है ये? तो वायु जो होता है वो ताप का सुचालक होता है। वायु जो होता है दोस्तों वो होता है ताप का सुचालक, ठीक है। ताप का सुचालक होता है वायु, लेकिन दिन के समय वायुमंडल होने के कारण सूर्य से आने वाले तापमान का कुछ ही भाग पृथ्वी तक पहुंच पाता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोक लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रवाह यानी पवन प्रवाह क्या है? वायु प्रवाह, ठीक है। तो वायु प्रवाह की प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में हवा में गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। वायु प्रवाह की प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। स्थल के ऊपर वायु की तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। स्थल पर जो होता है वायु वो जल्दी गर्म होती है और उठना ऊपर शुरू करती है। जैसे ही यह वायु ऊपर उठती है वहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है और आसपास की वायु जो होती है वो कम दाब वाले क्षेत्र को भरना शुरू करती है, क्योंकि जब मान के चलिए यहाँ पर
है लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ का जो हवा होगा ऊपर बढ़ेगा और इसके आसपास का जो हवा होगा यहाँ पर जाएगा, भरना शुरू करेगा, ठीक है। तो प्रभावित होता है इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गति करता है, मतलब वायु जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आया और यहाँ से फिर आपका इस साइड भरेगा, ठीक है। तो एक साइकिल की तरह काम करेगा और इसी को क्या बोलते हैं, पवन का प्रवाह बोलते हैं, पवन का प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों का निर्माण जो होता है कैसे होता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो आंसर होगा कि दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है, ठीक है, दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह जलवाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण भी वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है और अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। जैसे वायु ऊपर की ओर उड़ जाती है यह फैलती है और ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण, ठीक है, ठंडा होने के कारण क्या होता है कि ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और यही संघनन के बाद बादल का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जलवाष्प आपका और छोटे छोटे टुकड़े में बट गया है। सबसे पहले देखिए जलीय भाग है, जलीय भाग है और जलवाष्प बनता है, इससे इसको संघनन संघनन किया, ठीक है, जमा हुआ, संघनन होकर यह ठंडा हुआ, ठंडा होकर यह जलवाष्प में बदला और छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया और इसके बाद क्या हुआ, बादल का निर्माण हो गया, ठीक है। ये पूरा प्रक्रिया है बादल निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के 3 क्रियाकलाप का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक होता है। तो मनुष्य का 3 क्रियाकलाप इस प्रकार है एक्टिविटी जिससे वायु का प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले क्या है कि वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का उपयोग करना, वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का उपयोग करना, कारखानों में कोयले का अत्यधिक प्रयोग करना और विभिन्न उद्योगों में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करना, विभिन्न उद्योगों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना। आगे है जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों को जल की निम्न आवश्यकता है। जैसे कोशिका के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए पानी आवश्यक होता है, कोशिका के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए पानी जो है आवश्यक होता है और पदार्थों के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरण के लिए जल आवश्यक होता है, ठीक है। तो पदार्थों के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरण जल के लिए आवश्यक होता है और जीव शरीर का अधिकांश भाग जल है। कहा जाता है कि जीव का अधिकांश शरीर का भाग जो जल है और अधिकांश पदार्थों का संवहन द्रवीय अवस्था में ही होता है। इस प्रकार प्राणियों के लिए जल जो है वो आवश्यक होता है। फिर है जल के स्रोत को प्रदूषित करने वाले कार्यों का उल्लेख करें, कारकों का। तो जल के स्रोत को कौन कौन चीज प्रदूषित करता है, ठीक है। तो जल स्रोत को प्रदूषित करने वाले निम्न स्रोत है। जैसे कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग, कृषि में जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल का उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फिर उद्योगों से निकला विषैला पानी और शहरों से निकला अपशिष्ट एवं गंदा पानी नदियों में छोड़ जाता है। इन सबसे क्या होता है, जल को प्रदूषण होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे है मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। तो मृदा की ऊपरी परत का वायु जल आदि द्वारा बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा का अपरदन कहलाता है। इसको इंग्लिश में इरोजन बोलते हैं, ठीक है, सोइल इरोजन। और इसमें क्या होता है कि मिट्टी की एक परत जो है वो उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, या तो कोई भी कारण से हो सकता है। अब इसका कारण क्या है, तो वनों की कटाई, एक ही जमीन पर बार बार खेती करना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। जब अत्यधिक चराई किया जाएगा तो वहाँ पर नमी सोखने का जो है क्षमता वो मिट्टी का खत्म हो जाएगा। इसलिए जब पानी तेज आएगा तो वो नमी जो है मिट्टी को बहाकर ले जा सकता है। इन सभी कारणों से मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन को रोकने एवं कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो अपरदन को रोकने एवं कम करने के निम्न तरीके हैं, जैसे नदियों पर बांध बनाना, ठीक है। नदियों पर अगर हम लोग बांध बना देंगे तो पानी जो है वो थोड़ा रुक जाएगा, जिससे इरोजन होने की कम संभावना है। फिर अत्यधिक पशुचारण पर रोक और अत्यधिक वनों को लगाना, मतलब वृक्षारोपण को हम लोग हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है। वृक्षारोपण जितना भी करेंगे उतना बेस्ट होगा हमारे टेम्परेचर के लिए, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं होगा और सोइल इरोजन भी कम होगा। आगे है फसलों को बदल बदल कर लगाना। फसल का पैटर्न जो होगा वो शस्य प्रारूप के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है? फसलों को बदल बदल कर लगाएंगे जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। और अधिक से अधिक फसल लगाना, अधिक से अधिक फसल लगाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर बचा रहेगा, ठीक है। मतलब वो मान के चलिए बंजर भूमि नहीं रहेगा, जिससे वहाँ पर जल सोखने का क्षमता थोड़ा कम होगा, ठीक है। आगे मतलब मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो मिट्टी का निर्माण होने का निम्न चरण, जैसे सूर्य, जल, वायु एवं जीव मृदा निर्माण में विभिन्न भूमिका निभाते हैं। सूर्य, जल, वायु एवं जीव मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, तो सूर्य पत्थरों को दिन में गर्म कर देता है जिससे वे फैलते हैं और रात के समय ठंडे होकर सिकुड़ते हैं। यह फैलना और सिकुड़ना समान रूप से नहीं होता है, जिसके कारण पत्थरों में दरार पड़ जाती है और बड़े बड़े पत्थर टूटकर छोटे हो जाते हैं। कई बार पत्थरों की दरारों में जल भर जाता है और ठंडा होने पर यह जल दरारों को और चौड़ा कर देता है। जब ठंडा होता है तो जल भरता है तो दरार जो है वो और चौड़ा हो जाता है, ठीक है, चौड़ा कर देता है।
जब बहता हुआ जल इन छोटे बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले जाता है तो आपस में टकरा कर छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, जिससे मृदा का निर्माण जो होता है वो होता है। ठीक है, मृदा का निर्माण होता है। बहता हुआ जल तथा तेज हवा इस क्षेत्र में मृदा को मैदानों में बिछा देता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है अंत में। आगे है जल चक्र के क्रम में जल की कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। तो जल चक्र के क्रम में 3 अवस्थाएं पाई जाती है जल की, जैसे द्रव अवस्था जल के रूप में, गैस अवस्था जलवाष्प के रूप में और ठोस अवस्था बर्फ के रूप में। ठीक है, बर्फ के रूप में होती है ठोस अवस्था। नेक्स्ट है जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक के नाम बताएं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक के नाम बताएं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन सा है, तो प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। प्रोटीन एवं न्यूट्रिक अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। आगे मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचानें जिसमें वायु एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो मनुष्य की 3 मुख्य गतिविधियां इस प्रकार है जिससे CO2 की मात्रा बढ़ती है। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन का उद्योग में प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन कोयला इत्यादि का उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री में। फिर जंगल में लगी आग की वजह से, और वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल का प्रयोग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के 2 रूप पाए जाते हैं। सबसे पहले O2 ऑक्सीजन और O3 ओजोन के रूप में 2 मुख्य रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 परत द्वारा ऊष्मीय प्रभाव वाली अवरक्त किरणों के प्रग्रहित मतलब ट्रैप होने की वजह से वायुमंडल में गर्म हो जाने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे है कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। तो जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, देख लेते हैं कि वायुमंडल जो है पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। जीवन के लिए वायुमंडल निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। सबसे पहले औसत ताप को नियत रूप से बनाए रखता है। आगे पर्यावरण का तापमान अचानक बढ़ने से रोक लेता है। पर्यावरण का जो तापमान है अचानक बढ़ने से रोकता है कौन, वायुमंडल। और रात के समय यह ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। नेक्स्ट है कि जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है। जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है, क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो इसका आंसर होगा कि सभी जीवित प्राणी भोजन अथवा ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे मृदा में ही उगते हैं तथा मृदा में ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जीवित प्राणी मृदा पर परोक्ष रूप से निर्भर है। और आगे क्या है कि जल में रहने वाले जीव भी या तो प्रत्यक्ष रूप में या शाकाहारी या परोक्ष रूप में मांसाहारी मृदा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जल में रहने वाले जीव भी या तो प्रत्यक्ष रूप में मतलब शाकाहारी या परोक्ष रूप में मांसाहारी मृदा पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जंगल वायु मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। जंगल जो है वायु मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को, मतलब जंगल जो है वो वायु मृदा और जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। आंसर होगा कि जंगल वायु मृदा एवं जलीय स्रोत को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। किस प्रकार, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार जंगल CO2 और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट है कि जंगल के पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखती है, जिससे जल तथा वायु की मिट्टी का कटाव नहीं कर पाता। जल तथा वायु मिट्टी का कटाव नहीं कर पाता है और मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं। इस प्रकार जंगल मृदा के अपरदन को कम करते हैं। आगे है जंगल वर्षा के जल को भूमि के अंदर पहुंचाते हैं तथा जल स्रोत को बनाए रखते हैं। इस प्रकार जंगल जल चक्र के सभी के लिए भी अति आवश्यक होता है। जंगल जो है जल चक्र के लिए भी अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तत्व नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए यौगिकों का उत्पादन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए यौगिकों का उत्पादन किया जाता है, और ये यौगिक क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ओजोन परत के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। ओजोन क्षरण के, तो ओजोन क्षरण के हानिकारक प्रभाव निम्न है। कौन सी, त्वचा कैंसर है, फिर अम्ल वर्षा है, पारिस्थितिक असंतुलन है और प्रतिरक्षी तंत्र को नुकसान। ठीक है, प्रतिरक्षी इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है किससे, ओजोन क्षरण से। तो ओजोन क्या है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन लेयर है। ठीक है, O3 का ऑक्सीजन का तीन घटक मिलकर ऑक्सीजन का 3 जो है परमाणु मिलकर
तीन परमाणु मिलकर O3 बनाया है, ओजोन। ठीक है, ओजोन कहते हैं उसको। और ये जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरण है, पराबैंगनी किरणों को यहाँ पर आने से बचाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर त्वचा कैंसर वगैरह नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम या कोहरा क्या है? धूम कोहरा क्या है? तो आंसर होगा कि सर्दियों में जब जल वायु के साथ संघनित हो जाता है, मतलब जल जो है वायु के साथ संघनित होकर जल जल संघनित हो जाता है, तब दृश्यता विशेष रूप से घट जाती है, मतलब देखने वाली क्षमता जो है वो घट जाती है, जिसे धूम या कोहरा कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमस क्या है? यह किस प्रकार मृदा संरचना को निर्धारित करने का मुख्य कारक है? तो जीव जंतुओं के तहत अवशेषों के सड़ने गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जित पदार्थों को जैविक अपघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ जो पौधे में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत लाभदायक होता है, जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस। अब यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है, क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक करता है। ठीक है, वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने के में सहायक करता है। तो ये रहा पूरा चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था प्राकृतिक संपदा, और इसके सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे करके आपको सारे 6 चैप्टर जो है, अब तो 5 चैप्टर बचा है, तो पाँचों चैप्टर का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा पूरा। और मैं दावा करता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना एकदम बहुत ही कम है, बहुत ही कम दोस्तों, ना के बराबर क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। और आपको सेट मॉडल सेट 1, 2, 3 भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको कुछ देर में ये सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर मेरे वीडियो से अगर आपको लाभ मिलता है तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।